जय हिंद बच्चों। बच्चों, आपको आज मैं मौर्य वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव था या नहीं, इसके पहले मैंने आपको बताया था, उसी के आगे का भाग है। तो अब इसके आगे का ध्यान से सुने। विद्वानों में मतैक्य, विद्वानों में एकता नहीं है, मतलब विद्वानों में मतभेद है कि कुछ विद्वानों का विचार है कि विदेशी प्रभाव था और कुछ का विचार है कि विदेशी प्रभाव नहीं था। पहले तो भारतीय कला में पाषाण प्रयोग एवं पिरामिडों की भांति विशालकाय प्रदर्शन देखकर मौर्य वास्तु पर हेलेनिस्टिक प्रभाव का मत व्यक्त किया है। डॉक्टर एस.के. सरस्वती की धारणा है कि पाषाण जैसे स्थायी उपादानों का प्रयोग बाह्य प्रभाव के कारण है। यदि बाह्य कलाकार स्वयं न भी आए हों तो उनके सम्राटों द्वारा यह कला भारत में आयातित हुई। ये विचार डॉक्टर एस.के. सरस्वती ने ऐसा लिखा कि अगर विदेशी कलाकार नहीं भी आए भारत में तो उनके सम्राट तो आए ही थे, तो ऐसा हो सकता है कि विदेशी प्रभाव आया हो, विदेशी कला आई हो, आयातित हुई हो और उसका मौर्य वास्तुकला पर प्रभाव पड़ा। बेंजामिन रोला का विचार है कि जिस प्रकार अशोक ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र से स्थायी पाषाण अभिलेखों का अनुकरण किया, उसी प्रकार इसके स्तंभ मेसोपोटामिया के क्षेत्र के स्तंभों से अनुकृत हैं। अब देखिए बेंजामिन रोला ने क्या कह दिया कि जिस तरह से इसके स्तंभ जो है मेसोपोटामिया के क्षेत्र के स्तंभों से मिलते जुलते हैं, और रोला ने मौर्य घंटा शीर्ष एवं पशु संघाटों को पर्सिपोलियाई कहा है। मौर्य घंटा शीर्ष जो बनाया गया है और पशु संघाटों को, पशुओं का अंकन जो किया गया है, उसको पर्सिपोलियाई कहा है। मार्शल ने पर्सिपोलिस एवं मूसा के राजप्रासाद के अनुकरण पर मौर्य राजप्रासाद को निर्मित माना है तथा अशोक के स्तंभों को नक्शरुस्तम तथा पर्सिपोलिस के स्तंभों का अनुकरण कहा है, उसका कॉपी करना बताया है। सारनाथ सिंह स्तंभ विचार, अभिव्यक्ति एवं निर्माण इन दृष्टियों से भारतीय न होकर ईरानी है। ये विचार है कि ये सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है वो भारतीय न होकर ईरानी है, ये विदेशी विचार है। पर्सी ब्राउन ने अशोक स्तंभों के शीर्ष भाग के अलंकरण के संबंध में बताया है कि इनमें कुछ यूनान, कुछ ईरान तथा कुछ मिस्र से अनुग्रहित हैं। पर्सी ब्राउन ने भी विदेशी विचार दिया कि कुछ जो है वो यूनान, ईरान तथा मिस्र से अनुग्रहित किए गए हैं, लिए गए हैं, अडॉप्ट किया गया है, अर्थात मौर्य वास्तुकला पर विदेशी प्रभाव को स्वीकार किया गया है। ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है, जिसमें बेंजामिन रोला, पर्सी ब्राउन और स्टेला क्रैमिश। तो इस प्रकार से ये विद्वानों के अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार मौर्य वास्तु को यवन ईरानी कला से पूर्णतः प्रभावित माना है। इन विद्वानों ने पूर्णतः प्रभावित माना है कि नहीं, ऐसा है, ईरानी प्रभाव निश्चित रूप से, यवन ईरानी प्रभाव निश्चित रूप से है। ये इन विद्वानों ने, जिसमें डॉक्टर एस.के. सरस्वती, बेंजामिन रोला, पर्सी ब्राउन और स्टेला क्रैमिश। मौर्यों के स्तंभों पर जो दर्पण की भांति चमक है, उसे ईरानी कलाकारों की देन माना है। ये जो पॉलिश लगाई गई है मौर्य वास्तुकला पर, उसको ईरानी प्रभाव का
मानते हैं कि ईरान से इसको लिया गया है। जो मौर्य राज दरबार में निवास कर रहे थे उस समय ईरान से विदेशी मौर्य राज दरबार में निवास करते थे। घंटा शीर्ष एवं पशु संघाटों को पर्सिपोलिस के शत स्तंभ राजप्रासाद का अनुकरण कहा गया है। पर्सिपोलिस में जो राजप्रासाद महल बनाए गए हैं उसमें 100 स्तंभों को ग्रुप में लगाया गया है, एक साथ लगाया गया है, तो उसको अनुकरण बताया है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। अशोक के स्तंभ हर जगह अकेले ही हैं, एक ही एक स्तंभ है। तो अभी इसके आगे हम लोग इसका खंडन भी करेंगे। विद्वानों के अनुसार विद्वानों ने जो विशुद्ध भारतीय कला बताई है तो वो भी आप ध्यान से सुने। तो क्या हखामनी प्रभाव था मौर्य वास्तुकला पर? यवन ईरानी यूनानी प्रभाव था क्या मौर्य वास्तुकला पर? तो इन क्वेश्चंस को, इस प्रश्न का उत्तर हम आगे देखते हैं, ढूंढते हैं। महान प्रकांड विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने अपने अविस्मरणीय प्रयासों से, अथक प्रयासों से, बहुत मेहनत किया उन्होंने, अथक प्रयासों से यह प्रमाणित करने की चेष्टा की कि मौर्य वास्तुकला पूर्णतः भारतीय परंपरा में विकसित हुई है, जिस पर कोई बाह्य प्रभाव नहीं था। मार्शल ने यह सुझाव दिया है कि हड़प्पा एवं मौर्य युग के मध्य वास्तुकला के इतिहास में दीर्घ अंतराल है तथा मौर्य युग में ईरान की हखामनी कला बैक्ट्रिया के यवन कलाकारों द्वारा भारत में आयातित हुई। डॉक्टर अग्रवाल ने इस मत के खंडन में ऋग्वैदिक युग से ही वास्तु परंपरा के विकास का साहित्यिक विवरण प्रस्तुत किया, जो काष्ठाधृत होने के कारण, काष्ठाधृत मतलब काठ, लकड़ी से निर्मित होने के कारण विनष्ट हो गई। समय के साथ वो नष्ट हो गई। लकड़ी टिकाऊ तो होती नहीं है, तो वो नष्ट हो गई। मौर्य वास्तु भी मूलतः काष्ठ कला पर आधारित है। डॉक्टर सरस्वती ने भी हखामनी कला पाषाण कला पर आधारित है, जबकि मौर्य कला काष्ठ कला की विशेषताओं से संपन्न है। ऐसा डॉक्टर सरस्वती ने भी स्वीकार किया है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल सर ने इसको खंडित किया कि मौर्य ऋग्वैदिक काल से ही कला काष्ठ निर्मित थी, तो वो समय के साथ विनष्ट होती गई। आगे देखें, प्रायः समस्त पुरातत्वविद मौर्य वास्तु को काष्ठ कला से प्रभावित होना स्वीकार करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने ठीक ही कहा है कि मौर्य युग में पुरातन काष्ठ शिल्प को पाषाण शिल्प के रूप में परिवर्तित मात्र कर दिया गया है, उसे कोई नवीन परंपरा नहीं प्रदान की गई। बस लकड़ी की जगह पाषाण का प्रयोग होने लगा। बाकी तो कला की विशेषताएं ऋग्वैदिक काल से प्रचलित थी और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी कला अपने विकास पर थी। बस लकड़ी के कारण जो काष्ठ कला चल रही थी वो समय के साथ विनष्ट होती जा रही थी। ठीक है। यूनानी इतिहासकारों ने पाटलिपुत्र के राजप्रासाद को, महल को सूसा एवं एक बतना के प्रसादों से, महलों से सुंदरतम और भव्यतम बताया है। उन्होंने, यूनानी इतिहासकारों ने बताया कि जो पाटलिपुत्र के महल हैं वो सूसा और एक बतना से भी अधिक भव्य हैं, विशाल हैं और सुंदर हैं। उसे कैसे हखामनी प्रसादों का अनुकरण माना जाए? अब बताइए, जब यूनानी इतिहासकार ही बता रहे हैं कि भारतीय महल, पाटलिपुत्र के महल सूसा और एक बतना से अधिक
विशाल और सुंदर हैं, भव्य हैं, तो उसे कैसे यूनानी या खामनी महलों का अनुकरण बताया जाए, है ना? अपने आप ही स्पष्ट होता जा रहा है। मार्शल ने सारनाथ स्तंभ शीर्ष को पूर्णतः अभारतीय माना है। डॉक्टर अग्रवाल ने अत्यंत ही ठोस एवं सबल तर्कों से इसे भारतीय परंपरा के अनुकूल अशोक के ही व्यक्तित्व का निरूपण माना है। धर्मचक्र अशोक की संप्रभुता तथा पशु उसके मानवीय औदार्य एवं जन संपर्क की द्योतक है। स्पूनर ने मौर्य स्तंभों के चमक को ईरानी स्तंभों के चमक से अनुग्रहित माना। स्पूनर ने भी मौर्य स्तंभों की चमक को ईरानी स्तंभों की चमक से माना है कि वहाँ से ये चमक ली गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने इस सिद्धांत का भी साधार खंडन किया है। बहुत अथक मेहनत किया डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने। भारतीय शिल्पियों को ऐसा अद्भुत चमक उत्पन्न करने का ज्ञान मौर्यों से पूर्व ही प्राप्त था। डॉक्टर अग्रवाल ने स्पूनर के मत का खंडन किया और उन्होंने बताया कि भारतीयों को तो मौर्य काल से पहले ही ऐसी चमक, ऐसी पॉलिश बनाने का ज्ञान प्राप्त था। चित्रित धूसर मृदभांड एवं उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड इसके ज्वलंत उदाहरण है, जो निश्चय ही प्राग मौर्य योगीन है। उन मृदभांडों पर ऐसी चमक है जो शताब्दियों से भूगर्भ में निहित होने पर भी पूर्ण चमत्कृत है। आप स्तंभ श्रौत सूत्र में चिकना करने के मसालों से चमकाने का स्पष्ट उल्लेख है। इस रूप में जब भारतीयों को एक अविनाशी चमक उत्पन्न करने का ज्ञान परंपरागत रूप से उपलब्ध था, तो इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी कि वह ईरान से चमक उत्पन्न करने की कला सीखें? जब भारत में पहले से ही वो कला विद्यमान थी, तो फिर वो विदेशों से उनको सीखने की क्या ज़रूरत थी? इसके उदाहरण भी दिया है, इसके तर्क भी दिया है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने। मौर्य स्तंभों पर वही भारतीय परंपरागत विशिष्ट चमक है जो उससे पूर्व मृदभांड कला में प्रयुक्त होता था। मृदभांड कला में तो वैसे ही चमक थी, पहले से ही लोग यहाँ पे ऐसी पॉलिश का ज्ञान जानते थे, उससे परिचित थे। अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर ईरानी स्तंभों पर निर्मित घंटे का भी अनुकरण कहा गया है। इसे भी मौर्य स्तंभों के